नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 10 की। ओके, तो लेक्चर नंबर 10 में अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, इसमें बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बार बार इसको अप्लाई किया जाता है और आगे आने वाले गॉस थ्योरम में भी इसका जबरदस्त प्रयोग है, इसलिए इसको समझना जरूरी हो जाता है। आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा, तो उनकी संख्या के बारे में है ये। तो इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलरली। कोई भी एरिया होगा और वहां से, जैसे यही बोर्ड है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस तरह से, अगर मान के चलिए ऐसे कुछ इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस बोर्ड से पास कर रहे हैं, तो जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगे पासिंग थ्रू एनी एरिया परपेंडिकुलरली, तो उसी को आपको बोलना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे दो चीज जरूर याद रखिएगा कि एक तो ये परपेंडिकुलर पास करेगा और ये इलेक्ट्रिक लाइंस के लिए ही वैलिड होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो ये एक नंबर है। तो ऑफ कोर्स जब ये नंबर है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो इट इज डिफाइंड बाय डिनोटेड बाय फाई ई एंड मैथमेटिकली गिवन एज फाई इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट के रूप में ई डॉट ए हो गया एरिया वेक्टर, ओके, और ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी फाई ई बन जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को आगे तोड़िए तो ई ए कॉस थीटा, ओके, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इफ द लाइंस ऑफ फोर्सेस इमर्जेस आउट फ्रॉम द सरफेस, कोई सरफेस है अगर उससे लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर आ रहा है तो इट इज टेकन विद पॉजिटिव साइन एंड वाइस वर्सा। तो अगर कोई सरफेस है उससे अगर लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है तो आप पॉजिटिव लोगे, और अगर उस सरफेस में एंट्री कर रहा है तो फिर आप निगेटिव लेंगे। जैसे ये बोर्ड आपका एक प्लेन हो गया, लाइंस ऑफ फोर्स अगर इसमें एंट्री कर रहा है तो निगेटिव लेना है, और इससे अगर बाहर आउट आ रहा है तो पॉजिटिव सेंस में लेना है आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट की भी बात कर लो तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कैसे, तो आप यहां से समझ सकते हैं। जैसे देखो, फोर्स बराबर हमें पता है Q इंटू ई, पहले पढ़े हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा फोर्स बाय Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन पर बात करेंगे, फोर्स का डायमेंशन डिवाइड बाय चार्ज का डायमेंशन, इस तरह से तो ये डायमेंशन आ जाएगा। और यूनिट की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर में हो गया न्यूटन, नीचे में हो गया कूलम, ठीक है। और ई डॉट ए मतलब न्यूटन ऊपर, नीचे कूलम, और उसमें ए माने एरिया, उसका हो गया मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से आपका इंटू हो जाएगा। सो न्यूटन ऊपर, कूलम नीचे, और मीटर स्क्वायर से इंटू हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये बन गया आपका एसआई यूनिट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और डायमेंशन की बात कर ली हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अब आपको पता चल गया। उसमें एरिया जो मीटर इसका मतलब L2, उसका डायमेंशन L2 आके मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा ml3 t-3 a-1। ए एम्पियर के लिए लिखते हैं, जैसे पता है आपको। चलिए नोट करके एक बात समझ लेंगे। एरिया जो फिजिक्स में है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी विच डायरेक्शन रिमेन्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इटसेल्फ। एरिया को हमेशा फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी हम लोग ट्रीट करेंगे, और इसका डायरेक्शन कहाँ लेंगे, तो डायरेक्शन जो लेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इटसेल्फ। जैसे ये बोर्ड एक प्लेन हुआ तो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो इस तरफ आएगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ऐसे करके इधर लेंगे, ओके। तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द एरिया लिया जाता है ऑलवेज, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करता है। जरा देखिए पहला सवाल क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय ई बराबर ए आई प्लस बी जे, इस तरह से वेक्टर में दिया हुआ है। हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए स्क्वायर एरिया ऑफ साइड एल पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। देखिए वाईजेड प्लेन के पैरेलल अगर कोई भी जाएगा, तो वाईजेड प्लेन के पैरेलल अगर कोई भी जाता है तो वो हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर। तो वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, मतलब आपका आई में आई डायरेक्शन बन जाएगा आई कैप। तो यहाँ पर जो गिवन हो गया आपके लिए, आप लिखेंगे ई वेक्टर ए आई प्लस बी जे, और जो आपका एरिया वेक्टर हो गया एस वेक्टर से भी दिखा सकते हैं, ए वेक्टर से भी दिखा सकते हैं। तो वो स्क्वायर है, सो एल स्क्वायर बनेगा एरिया, और डायरेक्शन मैंने बताया वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब एक्स डायरेक्शन में, ओके। तो
तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा हो गया, तो इसलिए फाई ई क्या बन गया, ई डॉट ए। तो दोनों का अब आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है और सॉल्व हो जाएगा। ए आई प्लस बी जे डॉट एल स्क्वायर आई। तो यहाँ आई आई के साथ डॉट में चला जाएगा, ए एल स्क्वायर हो जाएगा, बाकी तो जीरो हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट चाहे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 25 न्यूटन पर कूलम, मैग्नीट्यूड दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, सच दैट नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल भी दे रखा आपको। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रेक्टेंगुलर सरफेस। तो यहाँ पर फार्मूला ई ए कॉस थीटा का लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल भी मेंशन किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 25, एरिया देखिए आपको क्या दिया हुआ है 10 और 15 का इंटू हो जाएगा, लेकिन देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर स्क्वायर में आपको करना होगा। तो -2 - 4, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद आपका हो गया cos 60 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री इज हाफ, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। तो ये हाफ हो गया, तो हाफ को यहाँ पर मैं कैंसिल कर रहा हूँ 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 25 × 75, 15 × 5 75, और इधर 25 × 10 की पावर -4। तो -4 को मैं ऐसा करता हूँ, इसको 100 × 100 ऐसे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, कैंसिलेशन दिख जाएगा हमें। तो ये 4 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स, करने का मतलब 3/16 यूनिट्स। ये आपको इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। बाकी वो पॉइंट में कुछ आ जाएगा। चलिए इस पर सॉल्व करिए जरा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय E = E0 AXI। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस। ये देखिए कुछ सरफेस दिया हुआ है, x0 xa, y0 ya, z0 za। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब देखिए ऐसे समझिए, वैसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आ जाएगा ये वाला, क्योंकि देखिए अगर कोई भी चार्ज अंदर में नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रहा है और फिर किसी वॉल्यूम से गुजर के बाहर हो जा रहा है, तो बाहर से आया बाहर ही चला गया। जैसे कोई भी वॉल्यूम आप लो और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आया और इसमें से गुजरते हुए, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है मान लो, नॉन कंडक्टिंग होगा तो ये ऐसे ही निकल जाएगा सीधा, और कंडक्टर होगा तो 90 डिग्री बना करके फिर जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। खैर, तो नॉन कंडक्टिंग ही देगा। तो अगर ऐसा कुछ दिया तो जितना आया उतना ही निकल भी गया। तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आ रहा है, अंदर में कोई चार्ज तो है नहीं। ठीक है, तो इस केस में आपको फाई डायरेक्ट लिख देना है 0, क्योंकि इधर वाले सरफेस पर जितना आपको पॉजिटिव होगा एंट्री के लिए, और यहाँ आउट आते ही उतना ही निगेटिव हो जाएगा। उल्टा हो गया ना, वही बात है। अगर आउट आते हुए आप पॉजिटिव लेंगे तो एंट्री करते वक्त निगेटिव लेंगे, तो वही है, प्लस माइनस कैंसिल होकर के बराबर बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, x0 xa, y0 ya, z0 za, ये कुछ इस तरह की बात कह रहा है। 3 डायमेंशन में ऐसे कुछ हो गया, और एक क्यूब इस तरह का अगर हम बनाते हैं तो इसी क्यूब को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखते हैं x = 0, मतलब कि यहाँ वाला हो जाएगा ये प्लेन, x = a, मतलब ये वाला प्लेन है ना, इधर से। तो 6 की जरूरत पड़ती है हमको, एक क्यूब बनाना होगा तो 6 फेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहीं पे दो ऐसे हो गए, y0, तो y0 मतलब कि इसमें ये y हो गया, तो 0 इसका नीचे वाला आएगा, और ya मतलब ये ऊपर वाला। ठीक है, तो दाएं बाएं ऊपर नीचे हो गया, और एक आगे पीछे हो जाएगा। आगे पीछे वाला में z0 और za। ठीक है, z0 उधर से आ जाएगा, ये वाला पीछे साइड का, नीचे का उधर का पीछे का, और इधर वाला आ जाएगा za। ठीक है, तो वही क्यूब हो गया। अब चूंकि आपका फील्ड जो है आप देख रहे हो, आपको ये दिया हुआ है कि ये आई डायरेक्शन में, तो बाहर से ही आ रहा है, इस तरह से आई डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है। तो जितना एंट्री यहाँ पे लेगा उतना ही एग्जिट यहाँ पे लेगा, तो जितना यहाँ माइनस होगा उतना ही यहाँ पे
प्लस हो जाएगा, सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आंसर 0। क्लियर। अभी यहाँ पे देखेंगे आगे का। आगे देखो क्या कर रहा है लास्ट में, इसमें कह रहा है ए सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक सिलेंडर दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कहीं देख सकते हो, ये इस तरह से जा रहा है थ्रू आउट विथ एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड। फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो थ्रू द सिलेंडर पूछ रहा है, तो टोटल तो फिर से 0 हो जाएगा, है ना। थ्रू द सिलेंडर मतलब अगर टोटल की बात की जाए तो फिर से 0 हो जाएगा। कारण क्या होगा कि जितना आप यहाँ पे एंट्री लोगे वो यहाँ पे देखिए इधर जा रहा है और इसका एरिया का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा cos 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब -1, इसीलिए एंट्री करते वक्त हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर जितना फाई निगेटिव होगा यहाँ पर उतना ही फाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कहोगे इधर वाला सरफेस का सर लेटरल सरफेस बोलते हैं इसको, ये जो गोल वाला सरफेस हो गया, तो ये जो गोल वाला सब सरफेस हुआ ये सब लेटरल सरफेस। तो इधर से क्या होगा ना, इसका एरिया का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और फील्ड ऐसे है तो 90 डिग्री बन जाएगा, और cos 90 हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर ये वाला निगेटिव हो गया जितना, उतना ही ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा, और ये पहले से 0 था, तो ओवरऑल आपका फिर से 0 बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप मान के चलिए कि इससे पूछते तो कितना हो जाता, तो उस केस में फिर आपको क्या आ जाता, ओवरऑल तो 0 आ गया। और फिर अगर ये पूछते कि इससे कितना आएगा, तो इसका जो भी एरिया आएगा, एरिया आपका जैसे मान लो r रेडियस हो गया तो पाई r स्क्वायर और इंटू ई के साथ आ जाएगा, और ये यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हो गए, जो आपको अगर नहीं भी डिस्कस किया जाए तो आप इतना आसान है कि आराम से समझ सकते हो। तो अब चलो हम लोग इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करेंगे कि फ्लक्स में आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में क्या सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो उसकी बात हम लोग यहाँ पे अब करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, जो आगे गॉस थ्योरम में बताया ही जाएगा आपको, लेकिन आप सिंपल सी बात अभी अपने दिमाग में इतना रखिए कि अगर कोई चार्ज है हमारे पास, तो उसमें उसके साथ जो एसोसिएटेड होगा टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स वो कितना होगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है हमको, तो नोट करके थोड़ा लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एसोसिएटेड विथ चार्ज Q is गिवन बाय, तो उसको हम लोग फाई से ही डिनोट करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स को, वही फ्लक्स हो गया, तो फाई ई इक्वल टू, तो जो भी चार्ज होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देना है, ये याद रखिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, ऑफ कोर्स एप्सिलॉन नॉट दिया है हमने, मतलब स्पेस की बात हो रही है, तो ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आएगा 8.45 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट वगैरह सब बताया हुआ है पहले, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा 8.845 है या 8.45, मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे 8.8, ठीक है, उसके बाद 45 भी लिखते हैं, कहीं 54 भी लिखते हैं, सब चलेगा। तो ये वाला हो गया, उसके बाद ये जो भी एसआई यूनिट था हम लोगों ने बात की थी एसआई यूनिट की, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर भूल जाएंगे तो ऐसे पकड़ना है, जैसे फोर्स बराबर था कि के हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर भूल गए तो बता रहा हूँ क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट ये पहले बताया हुआ है, फिर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि अक्सर भूल जाया करते हैं हम लोग भी, देखो तो ध्यान रखना है। तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले आएंगे, फॉर्मूला तो नहीं भूल सकते, एप्सिलॉन नॉट इधर ले आना है, और ये 1/4 पाई हो गया, और इधर देखिए Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर, बस इतना अब हो गया। कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरह से यूनिट पकड़ लेंगे। ठीक है, और डायमेंशन भी आ जाएगा उससे, खैर कोई दिक्कत नहीं।
तो एप्सिलॉन नॉट जो हो गया ना, ये वाली ये वैल्यू हो गया। आप देख सकते हो कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज यहाँ पे रखूँ तो एक अच्छा सा कैलकुलेशन बन जाएगा यहाँ। इफ क्यू इक्वल टू 1 कूलम, मैंने एसआई सिस्टम में 1 यूनिट हो गया, 1 कूलम चार्ज हो तो फिर फाई की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, है ना। तो फाई हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब यही 1 अपॉन इतना, है ना। आप देख सकते हैं ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो 10 टू द पावर 12 बाय 8.845, है ना। इस तरह से आपको लिखा जा सकता है, जो आप अगर सॉल्व करेंगे 10 अपॉन 8.845 इंटू 10 की पावर 11, तो काफ़ी लार्ज नंबर, ये 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा और उसके बाद वो काफ़ी लार्ज नंबर आएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी लार्ज, तो आप समझ सकते हैं वेरी वेरी लार्ज। तो 1 कूलम चार्ज के साथ जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एसोसिएटेड होंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। और इसको अगर ऑप्शन में मान लो आपको दिया हुआ रहे, ये तो आप आई होप कि आप पॉइंट में इसको कर ही लो, और अगर मान लो ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ रहे तो कुछ ऐसे भी दिया हो सकता है, तो उसको भी समझ ले। चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग 9 इंटू 10 पावर 9 लिखना सीखे थे, तो यहाँ से भी हम लोग 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 पाई उधर चला जाएगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, मतलब 36 पाई इंटू 10 की पावर 9। तो ऐसे भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, 36 पाई 10 की पावर 9, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमें दिख गया। तो हमारा ये कहने का मतलब था कि 1 कूलम चार्ज अगर कहीं पर है तो उसके साथ जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एसोसिएटेड होंगे, कितने लाइंस ऑफ फोर्स इससे बाहर को निकलेंगे, ये अब आपके सामने क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स होंगे अगर 1 कूलम चार्ज है, तो उतना ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। 10 की पावर देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा है, 11 के ऑर्डर में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से लिए अगर इसको माइक्रो कूलम कर दो, 10 की पावर 6 से डिवाइड हो जाएगा, फिर माइक्रो चिकेटर में -6 होगा चार्ज। तो चार्ज जितना कम होगा लाइन ऑफ फोर्स उतना है, आधा कर दोगे तो आधा हो जाएगा। 10 पावर 6 टाइम कम कर दिए, 10 पावर 6 टाइम कम हो जाएगा, तो फिर भी 10 पावर 5 नहीं, 1 लाख लगभग फिर भी आपको रहेगा। तो 1 माइक्रो कूलम अगर है चार्ज, तो उससे 1 लाख लाइन्स ऑफ फोर्सेस से ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा, चूँकि ये 1 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो 1 लाख से भी ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस एसोसिएटेड होंगे 1 माइक्रो कूलम चार्ज से। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो अब अगर हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो अब हमें पढ़ना क्या सब है, सो सुनो। तो एग्जाम्पल 1, जैसे अब हम बात करेंगे क्यूब की, कि जैसे हमने XYZ में एक क्यूब बनाया, क्यूब बनाना है हमें। चलो, इस तरह से ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये वाला हो गया z एक्सिस, ठीक है। और ये क्यूब है, तो सभी एज लेंथ बराबर है। मान लो a है एज लेंथ, इस तरह से ऐसे दिखाया जा रहा है आपको। और यहाँ पर जो है ना, अगर मैं ये कहूँ कि एक चार्ज को इस कॉर्नर पे रख दिया गया, एक क्यू अमाउंट का चार्ज है, कुछ भी हो सकता है वो, उसको इस कॉर्नर पर रख दिया गया है। और अब हमें फाइंड करना है कि अगर मान के चलो ये वाला फेस है A B C और D, ये फेस, तो इस फेस से होकर के परपेंडिकुलरली कितने लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस फेस, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ABCD एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो जैसा फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर चार्ज रखा होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, किसके थ्रू कितना होगा, तो सिंपली मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब आप किसी क्यूब की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में आप जानेंगे ये चीज़, फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, पहला टॉपिक ये 12th का,
कि अगर हम किसी क्यूब के कॉर्नर की बात करते हैं तो इस कॉर्नर पर के एटम का, अगर यहाँ पे कोई एटम होता है तो उसका 1/8 पार्टिसिपेशन एक क्यूब के लिए होता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में यही कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी स्फेयर आप रखो, स्फेरिकल बॉडी रखो, तो उसका 1/8 पार्टिसिपेशन आपको एक क्यूब में आपको आएगा। क्योंकि इसको अगर पूरी तरह से आपको ब्लॉक करना है तो ऐसे 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप सॉलिड स्टेट में डिटेल में समझना। तो यहाँ पर इस चार्ज का 1/8 पार्टिसिपेशन ही इस क्यूब के लिए आएगा, ओके। तो चार्ज तो इस पूरे क्यूब के लिए इतना ही काउंट होगा। अब इसमें खास बात क्या है, ये कॉर्नर अगर आप गौर से देखें तो 3 सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। ये कॉर्नर 3 सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। कौन कौन सरफेस? तो एक तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला सरफेस, इसके साथ ये कांटेक्ट में है। फिर ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये कांटेक्ट में है ना। और एक सरफेस आपका और आएगा जो पीछे वाला सरफेस है। ये हमने ये नीचे वाला ले लिया, ये हमने इधर साइड वाला ले लिया, और अब एक सरफेस और हो जाएगा जो पीछे वाला है, ठीक है। तो वो पीछे वाला सरफेस ऐसे हो गया। 3 सरफेस आपको इससे कांटेक्ट में होंगे, और जो सरफेस कांटेक्ट में होगा उसके लिए हो जाएगा 0, क्योंकि सरफेस में अगर कांटेक्ट में है वो, तो यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस पर बिल्कुल उसी सरफेस के अलोंग चलेगी, ठीक है। और अगर अलोंग चलेगी तो यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन आपको हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल डायरेक्शन के बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और 90 डिग्री जैसे ही बना, डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का 90 डिग्री, ई डॉट ए बन जाएगा 0। इसीलिए इसके थ्रू 0 हो जाएगा। वही बात इसके थ्रू भी हो जाएगी। यहाँ भी वो कॉन्टैक्ट के साथ जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये वाले के साथ भी 0 हो जाएगा, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी, चूंकि वो उसी प्लेन में है ना चार्ज, इसीलिए लाइंस ऑफ फोर्स उसी प्लेन के थ्रू गुजरेगा। तो जो भी आपको एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। सो आपको 3 प्लेन के थ्रू 0 हो जाएगा। और जो बच गए ना 3 प्लेन, वो 3 प्लेन आइडेंटिकल होंगे। इस कॉर्नर के लिए जो रोल इस प्लेन का होगा वही रोल जो और 2 प्लेन बच रहे हैं इन 3 के अलावा, उनका भी वही होगा, ठीक है। जो ऊपर वाला है, जो कि इस कॉर्नर को टच नहीं कर रहा है, ऊपर वाला और इधर सामने वाला, ओके। थोड़ा सा 3 डायमेंशनल फिगर है इसलिए ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला सरफेस और इधर सामने वाला सरफेस, सबसे इधर वाला, ये तीनों इस कॉर्नर को टच नहीं कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों जो सरफेसेस होंगे वो आइडेंटिकल बिहेव करेंगे इस कॉर्नर के लिए। मतलब क्या होगा कि लाइंस ऑफ फोर्स जो भी जाएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात हो गई कि इस क्यूब के लिए कितना लाइंस ऑफ फोर्स, तो क्यू था तो उसका 1/8, तो 8 से भाग दे दीजिए। और आपने जाना कि बाय एप्सिलॉन नॉट कर देना है, इतना चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, तो इतना हो जाएगा इस क्यूब के लिए, ओके। इस क्यूब से अगर पूछेगा कितना पास करेगा तो ये हो जाएगा। तो दिस इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉर द होल क्यूब, ठीक है। होल क्यूब कॉर्नर पे चार्ज रखे तो उसकी वजह से ये हो जाएगा। और फेस के लिए तो फॉर 3 फेसेस इन कॉन्टैक्ट विथ कॉर्नर इक्वल टू 0। कॉर्नर के कांटेक्ट में जो 3 फेस है उसके लिए हो जाएगा 0। एंड फॉर 3 फेसेस नॉट इन कांटेक्ट of the corner will have equal value of 5, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू, तो तीनों से मिला के इतना जाएगा। और अब क्या एक के लिए निकालना है तो इसमें भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये समझ सकते हैं आप। तो ये सब क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी आ जाएगा कि भाई चलो कॉर्नर पर नहीं है तो कहाँ है, किसी सरफेस के मिडिल में है या कहीं भी सरफेस के पास है, ठीक है, तो फिर क्यूब से कितना गुजर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि अगर किसी सरफेस पर आप रखोगे तो इस सरफेस पर जो यहाँ पे आपने चार्ज रखा है इसका पार्टिसिपेशन इस क्यूब के लिए हो जाएगा हाफ, ओके। वो हो जाएगा कितना, हाफ हो जाएगा। और जब वो हाफ हो जाएगा तो आपका Q/2 एप्सिलॉन नॉट ये इस क्यूब से पूरा का पूरा होकर के गुजर जाएगा,
ठीक है, उसमें यही होगा कि जो कांटेक्ट में जिस पर है उस पर के लिए तो 0 हो जाएगा, लेकिन बाकी के लिए आपको जो सम टोटल आएगा वो आपको q बाय, इस केस में q बाय 2 एप्सिलॉन, वो सम टोटल आएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल पहला हो गया सिंपल। अगला और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, मैं करके आपको बताता हूँ। आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल 2। देखो इसमें क्या करना है, एक क्यूब है हमारे पास, इसी तरह से ये एक्स एक्सिस, वाई जेड, ये हो गया ओरिजिन। ठीक, अभी क्या हुआ कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन आपको बताया जा रहा है कि ये डायरेक्शन यहाँ का जो पॉइंट है और यहाँ का पॉइंट है, इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन। ठीक है, मतलब इस तरह से बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो इसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पूरे के पूरे क्यूब से गुजर रहे हैं। नो डाउट कि ओवरऑल अगर हमसे पूछेगा तो क्या होगा आंसर, 0। ओवरऑल क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास किया, तो हम तो यही कहेंगे 0, जो जितना एंट्री लिया उतना एग्जिट हुआ है, तो 0 हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आपसे पूछेगा कि नहीं, हमको बताइए आप कि इस वाले फेज से कितना फ्लक्स पास किया। ओके, सिर्फ इस वाले फेज से। ठीक है, इसको निकालने की बात कह दी जाएगी। तो कैसे करना है, इसका जवाब कैसे आएगा, मान के चलेंगे कि यहाँ पर ए साइड लेंथ है, ये दिया हुआ है आपको एज यूजुअल। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, लेट दिस इज, आप ई नॉट भी ले सकते हैं या मैं कुछ नंबर बिठा देता हूँ, 10 न्यूटन पर कूलम मैग्नीट्यूड में आपको दिया हुआ है। ठीक है, और डायरेक्शन, इन डायरेक्शन को अब इसका कुछ नाम देना होगा, तो एक काम करें, ए बी सी डी, तो ये ओडी हो गया, इन डायरेक्शन ओडी। ठीक है, तो ओडी के डायरेक्शन में ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और आपको फाई, वी हैव टू फाइंड फाई ई थ्रू ए बी सी डी, है ना, सरफेस। ठीक है, एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो इसके तो निकालना कैसे करोगे, तो बेसिकली बात क्या हो जाएगी कि यहाँ पर जो आप सरफेस बनाए, इसका जो डायरेक्शन आएगा एरिया वेक्टर, वो तो इस तरफ आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ए या एस वेक्टर जो आप लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर, क्योंकि ये ए, इससे कंफ्यूजन ना हो आपको, तो एक काम करो, इसको मैं एस बना देता हूँ। ठीक है, और ये कितना का हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि है तो ए स्क्वायर ही, ए स्क्वायर, और डायरेक्शन के नाम पर इधर जा रहा है, मतलब आई कैप, एक्स की तरफ है, यूनिट वेक्टर डालो आई कैप, तो वो तो मिल जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हमको वेक्टर फॉर्म में डालना होगा, तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो सिंपल सी बात है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा, ओसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो ओसी वेक्टर डिवाइडेड बाय ओसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप लिखोगे, तो ये उसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है। अब जानते हैं यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम करता है, तो जो ओसी वेक्टर है उसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूनिट वेक्टर, तो उसके साथ लिख देंगे तो आ जाएगा ये। अब ओसी वेक्टर को कैसे लिखोगे, तो देखो ओ का कोऑर्डिनेट 0,0,0 और सी का कोऑर्डिनेट देखो जरा फटाफट, तो सी तक पहुंचने के लिए एक्स में ये चलेंगे, वाई में ये चलेंगे, जेड में ये चलेंगे, सो ए ऐसे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ओसी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, ओसी वेक्टर अब आप लिख सकते हो कहीं पे, ओसी वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, सो ए आई ए जे और ए के, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, तो फिर ये बन गया आपका कितना, ये हो जाएगा 10 इंटू ए आई प्लस ए जे प्लस ए के डिवाइडेड बाय, और इसका मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर, कैसे करते हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन कर लो, फिर आई प्लस जे प्लस के एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a√3 ऐसे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बन गया, 10/√3 आई प्लस जे प्लस के
ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एरिया वेक्टर पहले से है, इसलिए आपको जो फाई मिल जाएगा यहाँ पे थ्रू एसोसिएटेड विद दिस एरिया, वो क्या हो जाएगा, ई डॉट ए कर लेंगे सिंपली, ई डॉट एस लिखो। ई हो गया हमारा 10/√3 आई प्लस जे प्लस के वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर विथ आई कैप। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आई को आई के साथ बस करना है, तो 10/√3 ए स्क्वायर, बाकी जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, तो यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 10/√3 ए स्क्वायर, क्लियर ही आता है। चलो, तो ये इस तरह के सवाल होते हैं। अब उसी तरह से कोई भी एरिया के साथ आपको पूछा जा सकता है। अगर फ्रंट एरिया आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन आपको इस तरफ चला जाएगा, मतलब के कैप ले लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर मिल ही गया आपको, और अब बस अब आपको क्या करना है, के कैप के साथ आप काम कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि के कैप के साथ भी करोगे मैग्नीट्यूड वही रहना है, नहीं, क्योंकि के वाले के साथ आएगा, बाकी के साथ तो नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह से आपका सभी के अलोंग जवाब आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, कुछ का प्लस आएगा और कुछ का माइनस। जैसे इधर वाले एरिया के लोग इसका डायरेक्शन इधर माइनस साइड में आ जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा, ऊपर में उधर प्लस हो जाएगा, है ना, इधर वाला इधर नीचे माइनस हो जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे करेंगे तो आधे में प्लस आधे में माइनस होके टोटल 0। लेकिन एक के लिए पूछेगा तो इस तरह से काम कर लेना है। ओके, ठीक है, मिटा दिया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल को कवर करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से उसको देखिएगा। छोटा सा इंटीग्रेशन है, लेकिन इसका रिजल्ट इतना अच्छा है ना कि बार बार आपको डिफरेंट टेस्ट में दिख जाता है, तो एक बार जरूर समझना है आपको, तो ध्यान दीजिए। जनरली ज़्यादा जगह पर नीट के लिए डिस्कशन नहीं किया जाता, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं, टेस्ट सीरीज के थ्रू गुजरते हैं, असाइनमेंट्स को बनाते हैं, तो वहाँ आपको ऐसे सवाल दिख जाते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हो। तो इसके लिए यहाँ पर देखो, कॉन्फिडेंस आपका ठीक ठाक बना रहे, तो इसके लिए जरूरी है। कोई चार्ज हो गया क्यों, सिंपल, इससे कुछ डिस्टेंस मान लो ए, डिस्टेंस पर हमने एक डिस्क या रिंग, एक ही बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कुछ रख दिया एकदम इसके एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल लाइन पर, है ना, ऐसे करके एक रिंग हो गया। तो हमें क्या निकालना है कि अभी जो यहाँ से चार्ज चलेगा, जो लाइंस ऑफ फोर्स चलेगा, तो इसके थ्रू पास करेगा, तो वो बताना है कि इसके थ्रू कितना पास करेगा, और इसका रेडियस हम लोग आर रेडियस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तो ऐसे सवालों को कैसे बनाया जाए, ऑफ कोर्स एलिमेंट्री सेक्शन लगाना पड़ेगा। कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो लाइंस ऑफ फोर्स आएंगी ना, तो उन सब का देखो, यहाँ पे जो इससे टकराएगा, तो क्या होगा कि डिस्टेंस भी अलग अलग होगा और डायरेक्शंस भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे बिना एलिमेंट्री सेक्शन के काम होगा नहीं, तो फटाफट देखिए, हम लोग x डिस्टेंस पर इस तरह से dx थिकनेस का एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर करेंगे। सॉरी, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एलिमेंट्री सेक्शन कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहां से जो लाइन ऑफ फोर्स जाएगी इस एलिमेंट्री सेक्शन के थ्रू, वो सब बराबर बराबर एंगल ही बनाएगी थ्रू आउट। तो हम किसी एक को दिखा रहे हैं और इसको डी से लिख रहे हैं। इस एलिमेंट्री सेक्शन का डायरेक्शन यहाँ पर हो गया, इसको आप ds कह लो। ठीक है, ds वेक्टर, और ये जो भी एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा, वही एंगल यहाँ भी बनेगा थीटा। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी फाई आपका बन जाएगा, डी फाई ही लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, डी और इंटू डी एस और इंटू कॉस थीटा, जो भी थीटा यहाँ पर एंगल बनेगा उसके साथ कॉस लगाइएगा। हो गया। चलो डी क्या है, इस चार्ज की वजह से इस पोजीशन पर है, तो इसके पोजीशन की दूरी देखिए, यहाँ से आपने ये वाला तो x लिया हुआ था, ये वाला a था, तो ये क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ना। तो d आपका क्या बन जाएगा, d बन जाएगा k कांस्टेंट k q बाय आर स्क्वायर, तो r के जगह यही इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा, और ds
ds देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला एरिया चाहिए हमको। तो यहाँ पर ds आ जाएगा, क्या होगा, इसको अगर कट करके सीधा कर दो तो इसकी लेंथ बन जाएगी 2πr, तो 2πx हो गया, और इंटू थिकनेस बन जाएगी dx, तो 2πx इंटू dx। ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रिप हो गया, इस स्ट्रिप को अगर आप कट करके सीधा कर दो तो 2πx इसकी लेंथ, और जो थिकनेस है वो dx है ना। तो आप इसको रफली, इसका जो एरिया बन गया वो 2πx इंटू dx। कई बार कई कॉन्सेप्ट में आपको यूज होगा ये सब, ठीक है। तो फिलहाल यूज हो गया 2πx इंटू dx। और cos थीटा, cos थीटा को भी कुछ लिखना पड़ेगा, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया, a हो गया, और हाइपोटेनियस क्या हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या दिख गया, k q 2π a x dx, और नीचे में दिखा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है। अब अगर k को चाहे तो 1/4πε0 वो सब आप रख सकते हो, तो रख ही देता हूँ 1/4πε0। तो 2π से ये कैंसिल होके ये बन जाएगा। तो क्या बन गया, qa/2ε0 देन x dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, अब बस आपको टोटल फाई चाहिए था यहाँ पे, तो आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी कर दोगे। तो जो जो कांस्टेंट से बाहर निकालो, q a 2ε0 सब कांस्टेंट, अंदर क्या बच गया, x dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये बचेगा। और क्या करना है, आप लिमिट चढ़ानी है x की लिमिट। तो सेंटर से शुरू करेंगे और कहाँ तक जा सकते हैं, रेडियस r तक, तो 0 से r। ठीक है, अब अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट चढ़ा देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये कैसे करना है, तो थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, समझ लो। तो इस तरह का आपने किया है, अप्लाइड मैथ में मैंने बताया है मेथड सब्स्टिट्यूशन का, उसको यूज़ करना है। यहाँ जो नीचे में है ना, उसको मानना है जेड स्क्वायर। फटाफट देखो, बस एक बार समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो इसका आंसर आएगा उसे आपको याद रखना है। लेकिन एक बार टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि आपको एक बार जरूर मैं समझा दूँ। तो जेड स्क्वायर इसको मानना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएट करिए बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2z dz, इधर ए स्क्वायर का 0, और ये क्या हो गया 2x dx। ऐसे भी आप चाहते तो dz बाई dx इधर लिखते तो हो जाता। ठीक है, ये 2 कैंसिल कर लो, तो कहने का मतलब हो गया x dx इज z dz। सिंपल, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और बाकी जो आपका ये z स्क्वायर था, तो यहाँ से आप z जो है उसको भी आप चाहें तो लिख ही सकते थे। तो अब आई यहाँ से मैं आपको अलग से बना दूँ, x dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसी को सॉल्व करना है। तो देखो x dx की जगह z dz लिख सकते हैं, और नीचे देखो ये जो लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का पावर क्या है 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, पर में जेड डी जेड, नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये 2 कट जाएगा, जेड क्यों बचेगा, मतलब डी जेड बाई जेड स्क्वायर। देख सकते हैं, अब तो आसान हो गया। यहाँ पे जेड को ऊपर ले जाते हैं, डिजेट करते हैं, फार्मूला लगाइए, जेड की पावर -2 + 1, तो ये आ जाएगा -1/z। ठीक है, जेड की पावर -1/-1, जिसको आप -1/z लिख सकते हैं। ओके, और फिर वापस ले आइए, जेड को जो माने थे उसको रख दीजिए। मतलब क्या हुआ कि इसको सॉल्व करने पर ओवरऑल आपको क्या मिलने वाला है, -1/z, और जेड क्या यहाँ से आ जाएगा, मतलब √a² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी याद रखेंगे आगे से, कि अगर ऐसा कुछ दिखा तो ये डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, qa/2ε0, और उसके बाद ये सॉल्व होकर के ये आ गया -1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से r लिमिट अभी चढ़ना बाकी। ठीक है जी, चलो यहाँ पे माइनस है, पहले 0 चढ़ा दो, 0 आ जाएगा x की जगह, तो क्या बनेगा 1/√a² माने a, और फिर माइनस लगा के x की जगह r। ओके, तो ये हम लोग का तैयार हो गया। अभी a को मैं अंदर कर देता हूँ, तो q/2ε0
ए को अंदर कर दिया तो 1 माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे ये हो गया हमारा फाइव। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि इस ये जो पूरा सर्कुलर डिस्क कह लो या रिंग कह लो, इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स पास करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी वैल्यू हो गई ये वाली। ठीक है, तो इसको मान के चलिए कि हम इसको जो कि ये सर्कुलर पार्ट के थ्रू जा रहा है, तो हम इसको फाई सी फॉर सर्कुलर के लिए यूज कर देते हैं। तो ये ऐसा कुछ हो गया, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड टू 1 माइनस ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी में आपको अक्सर एग्जाम में क्या दिख जाएगा या फिर जहाँ भी आप टेस्ट देंगे वो बराबर इसको बोलता है ए बराबर आर, मतलब जो दूरी है ना ये वाली डिस्टेंस, उसको रेडियस के अगर बराबर हो जाए, मतलब इस चार्ज का डिस्टेंस हम लोग इस रेडियस के बराबर अगर रख दें तो कितना फ्लक्स पास करेगा। तो इस फॉर्मूले को अगर याद रखते हैं तो निकल आएगा। तो इस केस में इस सर्कुलर पोर्शन के थ्रू कितना पास करेगा, तो 1 माइनस यहाँ भी क्या करना है, आर करना है, और यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो आर रूट 2 बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में देखिएगा अक्सर ये इस टाइप का कई बार कई जगह आईटी में तो पूछा हुआ है, और नीट वाले भी इसको जगह जगह रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह के थ्रू बहुत रिपीटेशन होती है, तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट एंड 1 माइनस 1/√2। ये क्लियर हो गया आप? चलिए, तो यहाँ तक आप देख लीजिए अच्छा से। अगला एप्लीकेशन इसी पर आधारित बताएंगे, तो जरा से यहाँ तक समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, देखिए तो ये लास्ट एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आईटी का पूछा हुआ है और कई जगह रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कहेगा आपको कि एक यूनिफॉर्म सिलेंडर हमने आपको दिया जो 2a लेंथ का है, और इसके ठीक बीच में एक चार्ज को रख दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये 1 इंच से a दूरी पर आ गया, r रेडियस का आपका यहाँ पर सिलेंडर हो गया। तो आपको पूछेगा कि ये कर्व्ड सरफेस से, देखिए अगर पूछेगा कि इस वाले सरफेस से, सर्कुलर वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, तो ये बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, वो पता है आपको। तो वो ना पूछ के आपसे मान लो पूछ लिया कि कर्व्ड सरफेस से, ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, लेटरल सरफेस भी बोलते हैं इसको, कि उससे कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, मतलब उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास कर रहा है वो उसकी वैल्यू क्या है, वो कैसे निकालोगे। तो काफी सिंपल है, हम लोग इसी का हेल्प लेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे चार्ज हो, तो जो इसके थ्रू यहाँ पर इस सरफेस के थ्रू जो पास किया था अभी फाई सी, जिसको हम बोले सर्कुलर पार्ट के थ्रू पास किया था, तो उसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है सेम सिचुएशन के हिसाब से। क्या था वो, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/√2 √2 है, लेकिन वो कब था, जब a r के इक्वल था, नहीं। तो जनरल केस का क्या था वैल्यू, एक सेकेंड, जनरल केस की वैल्यू मुझे आपको लिखा हुआ है पीछे, मेरे पास भी है, देखो उसमें क्या आएगा। हाँ जी मिल गया, Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू है 1 माइनस a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो यही आएगा, है ना, 1 माइनस a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर। सही है, a को r पुट करोगे तो वो 1/√2 कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, चलो तो ये मिल गया फाइसी यहाँ पे, और वही फाइसी यहाँ भी तो आएगा, है ना। अगर देखा जाए तो जो फाइसी जितना लाइंस उधर पास कर रहा है उतना ही इधर भी पास कर रहा है, सही बात है, और जो बच जाएगा वो इस लेटरल सरफेस के थ्रू पास कर रहा है। तो यहाँ से भी इमर्ज कर रहा है पॉजिटिव, यहाँ से भी इधर इमर्ज ही कर रहा है, सो पॉजिटिव ही आएगा, ये मत सोचना कि निगेटिव आएगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से चलेगी इधर भी बाहर निकलेगी, यहाँ से चलेगी इधर भी बाहर ही निकलेगी, और इधर भी एरिया वेक्टर इस तरफ, इधर भी एरिया वेक्टर इस तरफ, दोनों साइड से पॉजिटिव ही होगा। तो इधर से भी जो आएगा ना वो टोटल का टोटल फाई सी ही होगा, समझे। तो इसलिए जो लेटरल सरफेस से आपका पास करेगा, तो फाई लेटरल एल लिख रहा हूँ इसको, या फिर कर्व सरफेस जो है, तो लेटरल ही बोलते हैं, तो एल ही लिखिए, एल फॉर लेटरल, लेटरल सरफेस। ठीक है, ये कर्व सरफेस को ही लेटरल सरफेस बोल रहे हैं। तो थ्रू लेटरल सरफेस फाई एल क्या हो जाएगा, फाई जो टोटल इस चार्ज के साथ एसोसिएटेड था उसमें से 2 टाइम्स फाई सी माइनस कर दीजिए, सही बात। टोटल क्या था, तो चार्ज अपन अभी पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये था टोटल, और उसमें से ये 2 टाइम्स आपका ये फाई सी, मतलब इतना, सही है।
आ जाएगा ऐसा। चलो एक बार फटाफट इसको सॉल्व कर लें। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इसके साथ कॉमन कर लो या मल्टीप्लाई ही कर लो, ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये खत्म हो गया, आपका जो बच गया आंसर ही आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर। यही है आपका लेटरल सरफेस से पास होने वाला। तो अगर आपने इसको याद किया हुआ है तो ये जवाब 3 में आपको आ जाएगा, है ना। और यही पर कर देगा, ए आर के बराबर कर देगा, बोलेगा कि भैया ये रेडियस जो है उसका डबल, रेडियस का डबल लेंथ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ ए बराबर आर, है ना। तब क्या हो जाएगा, तब जो फाई लेटरल जो पास करेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर भी आर, नीचे देखिए आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, ठीक। आर तो कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा, खत्म। तो मतलब क्या हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट √2। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा आंसर आ जा रहा है। और यही जो छोटे छोटे आंसर की ब्यूटी है वही एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है कि सवाल को आपसे पूछा जाए। तो लेटरल सरफेस से कितना पास कर गया, क्यू अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट बोलिए या एप्सिलॉन नॉट √2, ज़्यादातर तो नंबर पहले लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आंसर्स याद रखे जा सकते हैं। तो यही थोड़ा डिस्कशन है जो आपको, अगर आप लर्न कर लेते हैं ढंग से, आंसर एटलीस्ट याद रखिए और एक दो बार प्रोसेस के थ्रू भी गुजर जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंसेप्चुअल नॉलेज जो होती है वो प्रोसेसेस में आपको छुपा हुआ रहता है। अगर आप प्रोसेसेस को ठीक से समझेंगे तो आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे और कई सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से भी आ जाते हैं, ना। तो इसलिए आपको सारा प्रोसीजर के थ्रू गुजरना चाहिए और आंसर तो निश्चित रूप से याद रखना होगा, है ना, वो तो रखना ही रखना है। तो यही था आपका फ्लक्स का डिस्कशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अब आप कोई भी सवाल बना सकते हो, आपको आराम से बनेगा। और जहाँ पर दिक्कत आएगी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, जहाँ तक होगा हेल्प करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे की बातें करेंगे। आगे आपका गॉस थ्योरम आएगा और वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसके एप्लीकेशंस, है ना, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और उसके यहाँ पर कंपटीशन में भी आपको बहुत सारा सवाल रहता है। तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी लेक्चर नंबर 11 के साथ। तब तक यहाँ तक काम को अच्छे से कंप्लीट करिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर वगैरह जो भी है और भी बच्चों को बता के कर देना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।